गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल पढ़ेंगे। माता का आंचल जिसके लेखक बेटा शिव पूजन सहाय जी हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अपने बचपन के दिनों का, अपने बचपन की यादों का उल्लेख किया है बेटा, कि वो बचपन में उनका कैसे वो माता पिता के साथ रहते थे, उनका जीवन कैसे बीता, उनका बचपन कैसे कैसे क्रीड़ाओं के साथ बीता, बचपन में उन्होंने क्या कौन कौन सी क्रीड़ाएँ की, कैसे कैसे उनका जीवन बीता। तो माता के आंचल जो चैप्टर है बेटा, इसमें क्या किया गया है, माता के और पिता के स्नेह का वर्णन किया गया है। तो देखिए, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो बेटा, जो लेखक होते हैं वो अपने पिता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। सुबह पिताजी के साथ ही वो उठते हैं, पिताजी उन्हें स्नान कराते हैं, फिर पिताजी माता के पास केवल जो लेखक है वो दूध पीने के लिए ही जाते थे। इसके अलावा जितना भी समय होता था वो बाकी सारा समय अपने पिता के साथ वो व्यतीत करते थे। पिताजी के साथ ही वो सोते थे, नहाते थे, और नहाने के बाद पिताजी के साथ ही वो पूजा पाठ में बैठ जाते थे। जब पूजा पाठ में वो पिताजी के साथ बैठते थे तो पिताजी उनके माथे पर भभूत लगा देते थे, और भभूत लगाते थे तो जो लेखक है अपने चेहरे पर भभूत लगी देखकर उसको शीशे में देखता था, जिसको देख करके पिताजी क्या थे, हंसते थे। कभी कभी तो पिताजी उनके चौड़े लीलार होता है बेटा मस्तक पर त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड क्या होता है, 3 रेखाएं, ठीक है। मस्तक पर वो सीधी 3 रेखाएं बना देते थे उनके लीलार पर। लीलार होता है मस्तक पर, और भभूत लगाते थे, और अच्छे खासे उन्हें क्या बना देते थे, बम भोला, अर्थात उसे बम भोला बना देते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके उन्हें पुकारते थे, जबकि लेखक का जो असली नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन भभूत लगने के कारण पिताजी उन्हें भोलानाथ कह करके पुकारा करते थे। लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। पिताजी के साथ वो रामायण का पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे, और पिताजी नहला दिलाकर उन्हें अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। कभी कभी लेखक जो है वो आईने में, शीशे में अपना चेहरा देख करके मुस्कुराते थे, और पिताजी भी उन्हें देख करके बड़े खुश हो जाते थे। पूजा पाठ करने के बाद जो लेखक है अपने पिताजी के साथ मछलियों को आटा खिलाने के लिए नदी में जाते थे, नदी के पास, और आटे की जो गोलियां होती थी उस पर राम नाम लिख करके आटे की जो गोलियां हैं उनको लेकर के जाते थे, और वहां जा कर के नदी में डाल देते थे मछलियों को खाने के लिए। इसके बाद बेटा लेखक आटे की जब गोलियां मछलियों को खिलाते थे बेटा, उसको खिलाने के बाद जब लेखक वापस आते थे अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी उन्हें वृक्ष की शाखाओं पर बिठा करके झूला झुलाते थे, उन्हें स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, और खेलते कूदते वो वापस घर लौट आते थे। इसके बाद बेटा जब पिताजी के साथ सारा टाइम, इतना समय वो व्यतीत करते थे, आटे की गोलियां भी खिलाने के लिए मछलियों को वो पिताजी के साथ ही जाते थे। मछलियों को चारा देने को जब घर लौटते थे तो बीच के रास्ते में झुके हुए पेड़ों पर वो क्या करते थे, उनको झूला झुलाते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, बाबूजी के साथ कुश्ती भी करते थे, जिसके कारण वह स्थिर होकर के अपने बल को बढ़ावा नहीं देते थे, और पिताजी को वो पछाड़ देते थे। पिताजी उनसे हार करके बड़े प्रसन्नता का अनुभव करते थे, क्योंकि उसको देख करके जो लेखक है वो खुश हो जाता था। इस तरीके से पिता के साथ आनंदपूर्वक जो समय है वो लेखक व्यतीत करते थे। इसके बाद बताया है कि बेटा जब लेखक को उसके पिताजी खाना खिलाते थे तो छोटे छोटे कोरों से उन्हें खाना खिलाते थे। तो मैया बीच में आकर के उन्हें टोकती थी, और जो खाना है वो लेकर के बड़े बड़े कोर बना करके पक्षियों के नाम रख करके कि ये उस पक्षी का, ये उस पक्षी का है, तुम खा लो ला, नहीं तो ये पक्षी लेकर के उड़ जाएंगे, पक्षी इसको खा जाएंगे। इस तरीके से बनावटी नामों से वह लेखक को मोटे मोटे कोरों से खाना खिलाती थी। इसके बाद जब लेखक कभी कभार मैया के जब आटे में आ जाते थे, झांसे में आ जाते थे, तो उन्हें पकड़ करके खूब अच्छे से तेल रमाती थी उनके सर में, और अच्छी खासी उनकी जो चोटी बना करके उसमें रिबन से लट्टू बना देती थी, जिससे बम भोला जो है
भोलेनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे और रोने लग जाते थे। लेकिन जब लेखक बाहर जाते थे अपने मित्रों के पास, मित्रों को देख करके क्या होते थे, प्रसन्न हो जाते थे, उनके साथ खेल में लग जाते थे और रोना धोना वो भूल जाते थे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खेल में व्यस्त हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार लेखक भी सारी बातें भूल करके खेल में अपने साथियों के साथ व्यस्त हो जाता था। इसके बाद बेटा इस चैप्टर में लेखक के खेलों का वर्णन किया कि बचपन में वे किस प्रकार के खेल, कि बचपन में जो लेखक है वो किस प्रकार के खेलों को खेलते थे। तो कभी तो क्या किया जाता था, नकली मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। नकली मिठाइयों की दुकान में क्या करते थे, बालू रेत से चीनी बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से जो कागज़ से चंदोआ बनाया जाता था, कागज़ से दुकान की छत बनाई जाती थी और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। ढेले जो अर्थात मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनसे लड्डू बनाए जाते थे। पत्तों से पूरी कचौड़ी बना ली जाती थी। गिल्ली मिट्टी करके उससे जलेबियाँ बनाते थे और फूटे हुए घड़े के जो टुकड़े होते थे उनसे बतासे और मिठाइयाँ की दुकान जो है वो सजाई जाती थी। लेकिन जब पिताजी गोरखपुरी, जो बाबूजी 2-4 गोरखपुरी से पैसे खरीद लेते थे, पैसे दे करके मिठाइयाँ खरीदवाते थे, तो बच्चे जो हैं बड़े खुश होते थे दुकानदारी से और वहाँ से भाग जाते थे मिठाई की दुकान को बढ़ा करके। उसके बाद बेटा इनके मिठाई की दुकान का वर्णन किया। इसके बाद इनकी मिट्टी के घरौंदे का वर्णन किया है कि जो लेखक है वो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे। मिट्टी का घरौंदा क्या होता है, घर, जैसे मिट्टी से घर बनाते थे। धूल की जो है वो दीवार बनाते थे। तिनकों से छप्पर बना लेते थे उसके ऊपर की छत। और जो दातुन होती है, दातुन मीन्स जो कीकर की, नीम की, उनकी टहनियों, उनकी लकड़ियों से क्या बनाते थे, खंभे बनाते थे। दिया सलाई की पेटियों, दिया सलाई होती है बेटा माचिस की जो कवर होते हैं उनसे किवाड़ बनाए जाते थे, दरवाजे बनाए जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चौकी, और घड़े के जो चूल्हा चौकी होते थे उनसे घड़े से वो चूल्हा बनाया जाता था। दिए से कढ़ाई बनाई जाती थी। और बाबूजी की पूजा की जो थाली होती थी उसे आचमनी, किलछी बनाई जाती थी। कभी जो लोग बच्चे थे वो जोन्यार भी तैयार करते थे और उसके क्या लगाते थे, खाने के लिए पंगत लगाते थे, लाइन लगाते थे। तो पिताजी भी खाना खाने के लिए पंक्ति के अंत में आकर के बैठ जाते थे। जब बच्चे पिताजी को देखते थे तो हंस करके अपना घरौंदा, जो मिट्टी का घर था, उसको बिगाड़ करके वहाँ से हंसते हुए, लोटपोट होते हुए भाग जाते थे। इस प्रकार बेटा लेखक जो है ने अपने बचपन के खेलों का इसमें वर्णन। इसके बाद बेटा मिट्टी के घरौंदे के बाद कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो बारात का जुलूस निकालते थे। बारात का जुलूस कैसे निकालते थे, जो कनस्तर होता था उसका तंबूरा बजाते थे, अच्छा उसका बाजा बना लेते थे। अमोलों को घिस करके उसकी सहनाई बजाई जाती थी। अमोला क्या होता है बेटा, आम का उगता हुआ जो पौधा होता है उसको कहते हैं अमोला, ठीक है। उसको घिस करके वो सहनाई बनाते थे। टूटी जो चूहेदानी होती थी उसको पालकी बना लेते थे और नाचते गाते हुए बारात का एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे के कोने तक जा कर के दृश्य बारात का निकालते थे। और जब पिताजी पालकी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए आते थे तो उसको छोड़ करके वो वहाँ से भाग जाते थे। इस प्रकार जो लेखक है वो मंडली के साथ जुड़े रहते थे, इकट्ठा होकर के कभी कभी क्या करते थे, खेती का दृश्य करते थे, नकली खेती का दृश्य करते थे। चबूतरे पर ही नकली हल से खेत जोता जाता था, नकली फसल तैयार की जाती थी और फिर उस नकली फसल को हाथों हाथ बेचा जाता था। जब पिताजी उनसे पूछते थे कि फसल तैयार हो गई तो वह उनकी बात का जवाब न दे करके वहाँ से भाग जाते थे। इसके बाद बताया है कि बेटा जो लेखक होते हैं और उसकी मंडली थी बड़ी शरारती थी। वो कभी कभी क्या करते थे, हंसते गाते नाटक करते हुए, ठीक है, लोग खेल कूद में चिल्लाते हुए अर्थ और मैया को परेशान करते थे, पिताजी को भी परेशान करते रहते थे। कभी कभी इतने जो लेखक थे और उसकी जो मित्र मंडली थी वो इतनी शरारती थी कि वो एक बार, एक मौसम तिवारी होता है बेटा, मौसम तिवारी होता है, उसको क्या करते हैं ये, क्योंकि वो बुजुर्ग होता है और जो विवाह करने के लिए जा रहा होता है तो उसको वह चिढ़ाते हैं तो जिसके कारण वह उन्हें क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। लेकिन उस लेखक की मंडली होती है वो भाग जाती है और जो वसंत तिवारी होता है वो पाठशाला में जा कर के लेखक के मित्रों की और लेखक की शिकायत कर देता है। तो अध्यापक जो है उन्हें पाठशाला में
पिटाई करते हैं उनकी और उन्हें डांटते हैं। तो इस प्रकार जब लेखक क्या होता है, एक बार जब आंधी के बाद आम की जो खेती होती है वो बहुत अच्छी हो रही होती है। आंधी आने के कारण जो आम की खेती से आम जो है वो गिर जाते हैं। उन आमों को बटोरने के लिए, खाने के लिए लेखक और उसकी मंडली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तभी मूसलाधार जो वर्षा होती है वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो लेखक खेतों में भागते हुए, क्रीड़ा करते हुए जाते हैं। तो उसी बीच, उसी आंधी से पहले ही लेखक क्या करते हैं बेटा, चूहे का एक ऊँचे से टीला होता है जिस पर चूहे का बिल होता है, उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो पानी डालना उसमें शुरू करते हैं तो वहाँ से क्या निकल आता है, सांप निकल आता है। उसको देख करके बेहताशा लेखक और उसके जो साथी होते हैं वहाँ से भागना शुरू करते हैं। गिरते पड़ते, किसी का हाथ टूटता है, किसी का माथा फूटता है, किसी के पैरों में चोट लगती है, कांटे चुभ जाते हैं, दांत टूटते हैं। इसी प्रकार भागते हुए लेखक भी अपने घर तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वह पिताजी को सामने देखते हैं, लेकिन पिताजी के पास ना जा कर के वो सीधे मैया के पास जाते हैं, माता के आंचल में बैठ जाते हैं। माता भी उनकी ऐसी दशा देख करके बहुत ज़्यादा भयभीत होती है, घबरा जाती है और उनसे स्नेह करने लगती है और उनकी धूल को अपने आंचल से साफ़ करने लगती है। लेकिन पिताजी जब बच्चे को अपने पास, अपनी गोद में लेना चाहते हैं तो बच्चा उनके पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसे माता का जो आंचल होता है उस समय वही सुरक्षित महसूस होता है। तो विपदा में, पीड़ा में जो है बच्चे को माता का जो आंचल है वही सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि लेखक अपना ज़्यादा समय पिताजी के साथ व्यतीत करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी मुसीबत के समय, विपदा के समय वह माता के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में जो माता का जो आंचल जो चैप्टर है, इस पाठ में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का वर्णन किया है। बाल्यावस्था में उनका जो आकर्षक जो रूप में उनका चित्रण किया अपनी क्रीड़ाओं का। लेखक ने बताया है कि उनका जो जीवन है माता पिता के स्नेह से भरा हुआ था। बचपन में कितना भोलापन था, साक्षात रूप से उनको देखने को मिलता है। बच्चे जो होते हैं वो अपने खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं जिसके कारण वो भेदभाव, घृणा और जलन के भाव से अनभिज्ञ रहते हैं। उनके अंदर कोई ऐसा भेदभाव, घृणा का भाव नहीं रहता। तो बच्चों की दुनिया का जो सजीव चित्रण है उस चैप्टर में किया गया है और यही लेखक का मुख्य लक्ष्य था जिसमें उन्होंने पूर्णतः सफलता प्राप्त की है बेटा। इसके बाद इसमें बेटा माता का जो आंचल पाठ है, इसमें जो शीर्षक है ये माता का जो आंचल है ये भी उपयुक्त सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि बेटा इस पाठ में लेखक ने अपना अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत किया, लेकिन जब वह सर्प की जो घटना घटती है उससे जब बच्चे भयभीत हो जाते हैं तो लेखक माता के पास आकर के, माता के आंचल में आकर ही छिपता है। वह पिता के पास नहीं जाता है क्योंकि ऐसा संभव नहीं था। पिता जो है वो बालक का बड़ा अच्छा मित्र था, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो माता के आंचल में आकर ही, बच्चा जो है, लेखक जो है माता के आंचल में आकर ही छिपता है, अतः उन्हें वहीं सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए ये पाठ का जो शीर्षक है वो भी उपयुक्त सिद्ध होता है इस पाठ में। तो बेटा इस पाठ चैप्टर में जो लेखक ने अपने बचपन की दुनिया का जो सजीव चित्रण किया है उसको ही अंकित करना परम लक्ष्य था इस चैप्टर में लेखक का। उसमें उन्होंने पूर्णतः सफलता प्राप्त की है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई परेशानी आती है तो बेटा उसको आप मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, इसे क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ याद करते चलो बेटा, लर्निंग वर्क भी साथ साथ करते चलो, क्योंकि पहले भी मैं इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ आपके पास, ये दोबारा भेजी जा रही है ये। तो इसको समझ करके, पढ़ करके, पाठ की जो समरी है चैप्टर को रीड करके अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर ओनली अभ्यास और परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चंस हैं वही याद करने हैं। कृतिका में आपके सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कोई MCQ नहीं आएंगे आपके, लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई नहीं आएगा। तो आप ओनली अभ्यास और परीक्षा उपयोगी जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको ही याद करेंगे। MCQ वगैरह इस चैप्टर के याद नहीं करने हैं। कृतिका में MCQ किसी भी चैप्टर के याद नहीं करने, ओनली इस चैप्टर को पढ़ते चलो और इसके अभ्यास और परीक्षा उपयोगी साथ साथ याद करते चलो। ओके बेटा।